मेरे उस्ताद ने मुझे 10 रुपये एवरी डे देना शुरू कर दिए। ये मेरी पहली तनख्वाह थी एक दिन के 10 रुपये। ये कौन सा साल था सर? 94 93 जो है ना, ये मेरा सेशन था कि जब मैं घर पहुंचा हूँ ना तो वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बेटा डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो ये कहते हैं आपने जॉब छोड़ दी। मैं कहा जी बिल्कुल छोड़ दी, मैं अपना करना चाहता हूँ। अब वालिद साहब जो है ना अपने वो देसी स्टाइल पे आ गए कि तू अपनी शक्ल देखे बिजनेस में ना ली, कि मुझे गालियाँ भी पड़ी। अच्छा पर मैं स्टिल अपने डिसीजन पे कायम था, और उस वक्त भी मेरी वो विल पावर कि मैं कामयाब हो जाऊंगा वो मेरे साथ थी। मेरे एक दोस्त वहाँ पे हैं, 30 साल से यूएई के अंदर जो है ना, वो उस वक्त के ठेकेदार थे। मुझे कहते हैं यार मियाँ साहब एक बात तो बताएं, ये रॉयल फैमिली की गाड़ियाँ जो हैं वो चूँकि 30 साल से हैं, वो जानते हैं कि रॉयल फैमिली का स्पेशल एक नंबर है कि ये आपके वेयर हाउस के बाहर कैसे आती हैं। 30 साल हो गए, मेरे पास कभी नहीं आई। हमारा आज का नौजवान जो है ना, वो 6 घंटे 8 घंटे जो है ना मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग पे लगा देता है, बट मेहनत की तरफ वो जाने के लिए तैयार नहीं है। शॉर्टकट वेज वो देख रहा है कि अच्छा जी मेरे पास जो है वो लेमोजीन भी होनी चाहिए, मेरे पास दुनिया की हर वो नेमत होनी चाहिए, बट उसके अगेंस्ट मुझे एफर्ट नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ का स्पेशल पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मारूफ कारोबारी शख्सियत और बहुत ही ख़ास तौर पर मेरे फेवरेट हैं। मल्टीवुड का नाम आपने सुना हुआ था, मल्टीवुड के रूह रवां हैं, और एक कामयाबी की ख़ुद भी दास्तान है। एक मुकम्मल उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत सारे हमें सबक भी सिखाती है, और बहुत सारे लोग जो मायूस नाउमीद हैं उनके लिए उम्मीद की किरण भी हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं सर। अस्सलाम वालेकुम मियाँ फरियाद साहब। आपकी कहानी कई सारे लोग पहले भी सुन चुके होंगे, आज हमारे प्लेटफॉर्म से सुनाएं कि कैसे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, किन मुश्किलात में हुआ, और आज हालात जो हैं वो कैसे बदले, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, आज हमें ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच नदीम, आपने जो है वो मुझे यहाँ पे इज़हार ख्याल का मौका दिया, और जो टॉपिक आपने आज रखा है, ये हकीकत ये है कि मैं जब भी इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ तो मेरे जिस्म के अंदर जो है ना वो एक हरारत सी चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है, जितने भी मैं समझता हूँ कि कामयाब लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस कामयाबी से किए, लाइफ को कामयाबी के साथ जो है ना उन्होंने चलाया, तो उसके पीछे जो है ना वो उनकी हार्ड वर्किंग की एक बड़ी ही दर्दनाक किस्म की जो है ना वो स्टोरी होती है। मुझे याद है कि मैं उस वक़्त क्लास 8 का स्टूडेंट था, तो अब मैंने देखना कि हम 8 बहन भाई थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने देखना कि वहाँ पे ना फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वालिद साहब थे वो मज़दूरी करते थे, सुबह गए शाम को आए, बड़ी लिमिटेड सी उनकी सैलरी थी। तो उसमें मैं फ़ील करना शुरू हो गया कि लाइफ इज़ टू हार्ड, बड़ी डिफ़िकल्ट है। तो 8 क्लास से ही मैंने जो है वो सोचना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह जो है ना वो अपने वालिद साहब को सपोर्ट कर सकता हूँ। इसी दौरान वालिद साहब को मैंने जब बात की तो वो बड़े परेशान हुए, बल्कि उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बेटा अभी तो बहुत छोटे हो यार, बड़े हो जाओ फिर काम कर लेना, अभी मैं हूँ इस काबिल कि आप लोगों को पाल सकता हूँ, आपकी चीज़ों को अरेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा जी नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ करूँ। तो उस पर फिर मैंने 8 क्लास से ही जो है वो स्कूल जाना, स्कूल से वापसी पे वो एक हमारे जानने वाले थे, तो उनका एम्ब्रॉयडरी का काम था, तो मैंने वापस आके ना उनके पास बैठ जाना, और उन्होंने कहा जी आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे बताया करें, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। नदीम उनके पास मैं आग बैठना शुरू हो गया, तो एक ना अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी हुई है, वो है कन्विंसिंग पावर की। अच्छा, मेरी कन्विंसिंग थोड़ी सी बेटर थी। अब मैंने वो एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू कर दिया। अब मैंने वो एम्ब्रॉयडरी का काम करना, तो मेरा जो उस्ताद था उसने वो आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया कि यार ये कस्टमर फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो गया। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी कि मैं जब काम कर रहा होता था तो मैं अपने कस्टमर को भी साथ साथ जो है ना एंगेज रखता था। अच्छा।
बातों में किसी ना किसी हिसाब से, अच्छा जी सिस्टर आप चाय लेंगी, आपको पानी पिलाएं, आपको इस तरह की ऐसे जस्ट, अच्छा उसमें वो कस्टमर जो है ना उसको वैसे नॉर्मली ख़वातीन चूँकि बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि नहीं भाई आपने हमारा काम नहीं करना तो आप हमें वापस कर दें, आप हमारा टाइम ना ज़ाया करें। अच्छा जब मैंने उन्हें एंगेज कर लेना तो उस मरवत में वो 1-1 घंटा वेट भी कर लेती थी। अच्छा। अब उससे ये हुआ कि वो ट्रैफिक ज़्यादा हो गई, कस्टमर ज़्यादा हो गया। मेरे उस्ताद ने, मुझे याद है कि उसने मुझे ना 10 रुपये एवरी डे देना शुरू कर दिए। अच्छा कि जी आप चूँकि काम को थोड़ा अंडरस्टैंड, ये मेरी पहली तनख्वाह थी एक दिन के 10 रुपये। अच्छा, ये कौन सा साल था सर? ये आप समझ लीजिए कि कुछ 94-93 जो है ना, ये मेरा सेशन था। अच्छा, तो वो मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने वो 10 रुपये जो है ना, उस वक्त मेरी फ़ीस 5 रुपये थी स्कूल की, और 10 रुपये मुझे एक दिन के मिल गए। मैं बड़ा खुश। मैंने खैर वो घर जाके दिए, वालदा बड़ी खुश हुई कि चलो यार कि अल्लाह ने ना एक सबब बना दिया। अब मैंने वहाँ पे स्कूल से आना, उधर बैठ जाना और काम शुरू कर देना। रात को मैं एटलीस्ट 8-9 बजे तक उधर बैठता था। अच्छा, अब इस उम्र में तो बच्चे खेलते हैं, बट अल्लाह ने मेरे ऊपर वो ज़िम्मेदारी उसी वक्त जो है ना वो डाल दी और मुझसे काम लेना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे 8 क्लास ख़त्म हुई, 9th शुरू हो गई, 10th शुरू हो गई। 10th क्लास जब मैंने कंप्लीट की तो फिर मैंने अपने वो टीचर से, उस्ताद से मैं कहा सर आप ऐसा करें कि अब तो मैं काम आपका काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, बल्कि मैंने उनका कोई आप समझ लें 80% काम जो है ना वो मैंने संभाल लिया था। अच्छा, अब वो कोई बड़ा मेजर काम होता था तो करते थे, अदरवाइज इंतज़ार करते थे कि अच्छा वो फरियाद आएगा आके ना तो शुरू होगा और रात को 9 बजे तक कर लेगा, 10 भी बज जाते थे। मैं उसको शौक़ से कर रहा था। अब वो मैंने जब 10th क्लियर की तो मैंने उन्हें कहा सारा कुछ पैसे थोड़े से बढ़ा दें, तो इसमें नहीं होगा यार, नहीं मैं 300 दे रहा हूँ। खैर उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं आपको 500 दे देता हूँ। 2.5-3 साल जो है 10 रुपये, वो 10 रुपये पे उन्होंने मुझे चलाया। अच्छा, अब उन्होंने मुझे ऑफ़र की 500 की कि पर मंथ दूंगा। मैं कहा सर नहीं ये कम है, पैसे ज़्यादा दें। मैं कहा मैं आपको एक दिन में 500 जो है ना वो अर्न करके देता हूँ, उससे ज़्यादा भी कर लेता हूँ, तो मेरा राइट है यार, मुझे को थोड़ा सा सपोर्ट करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करूं, इस दौरान मैंने ये किया कि वो जो 10 रुपये मुझे मिलते थे ना, मेरी वालदा अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो उसमें से कुछ सेव करना शुरू हो गई। अच्छा, अब 10 रुपये में क्या सेव हो सकता था, बहरहाल उन्होंने ना उसमें से कुछ सेव करना शुरू कर दिए। मैं घर गया, मैंने वालदा को कहा कि मैंने ना वो कहा सर को कि मेरे ना पैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने 500 किया है, ये बहुत कम है। वालदा कहती क्या करेंगे? मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ना अपना काम करना चाहता हूँ। अच्छा, वालदा बड़ी सरप्राइजिंग थी कि बेटा नहीं अभी आपने पढ़ना है आगे, तो ये किस तरह होगा? मैं कहा जी आई विल ट्राई, मैं मैनेज करूँगा। जो आ रहे हैं ये भी ना पैसे बंद हो जाए। तो दूसरा उनको ये फियर था कि ये भी बंद हो जाएंगे, ये भी बंद हो जाए। ठीक है। तो उस्ताद मोहतरम ने तो पैसे नहीं बढ़ाए, बल्कि उन्होंने यार करना ही कर, एक दिन मैं काम सिखाण दिया वहाँ, एक तो जड़ा ना मैंने पैसों की डिमांड करनी शुरू करती है। अच्छा, मेरे लिए बड़ा, मैं कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने वालदा को कहा मैं कि यार अगर पैसे होना मैं मशीन अपनी ले लवा ना तो मैं काम कर सकना। अच्छा, अब वालदा कहती है अच्छा चले ठीक है। वालदा ने कहा बेटा मशीन के पैसे मैं दे दूँगी, मैंने जोड़े हुए हैं तेरे जो पैसे थोड़े थोड़े थे ना, मैंने उसमें से सेविंग की हुई है, मेरे पास पैसे हैं। अच्छा, जब मुझे ये पता चला ना कि पैसे हैं मैं शेर हो गया। अच्छा, अब मैंने डिसीजन लिया, मैंने मशीन अपनी ले ली। अब उसके बाद जो है वो नदीम लाइफ का एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। अब मैंने अपने उस्ताद को कहा कि उस्ताद जी 2000 रुपये महीना लाऊंगा, अदरवाइज़ काम नहीं करूँगा। अच्छा, वो कहते हैं अच्छा वो तेरा बैग ही थे स्कूल वाला? मैं कहा जी वो पे बैग चुको तो निकलो 9 तो 11 हो जाओ। बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने मुझे कहा। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे ना कोई परेशानी या मायूसी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं मेहनत करके अपना आप बना सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने वो बैग लिया, घर चला गया। दूसरे दिन मैंने ना वो जाके मार्केट से मशीन बाय की। अब मैंने वो प्लेस ढूंढना शुरू कर दी कि यार जहाँ पे बैठना है नदीम, अब बैठने के लिए ना हमारा वंडाला रोड एक मार्केट है, तो उसमें ना दुकान तो मेरी पोजीशन नहीं थी कि मैं दुकान रेंट पे ले सकता या इस तरह का कुछ एक्टिविटी कर सकता।
तो मैंने ये सोचा कि किसी दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह लेके वहाँ पे मशीन लगा लेता हूँ। अच्छा। अब मैंने वहाँ पे एक जगह मुझे मिल गई, मैंने वहाँ पे मशीन लगाई। उस्ताद मोहतरम को बहुत गुस्सा था कि यार मेरा शागिर्द एक ही करने लग पे। उन्हें तो था कि ये मेरे घड़े की मच्छी है, ये मेरे पास ही है, ये जा नहीं सकता। उन्होंने ना जाके, वो चूँकि पुराने बाज़ार में बैठे हुए थे, लिंक भी था उसी बाज़ार में। हाँ जी, बाज़ार तो एक ही था, चूँकि हमारा घर भी उसी रास्ते में था तो वही बनता था। अच्छा, उन्होंने जाके उस दुकानदार को कहा कि यार ये मेरा शागिर्द है और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको जो है ना यहाँ से उठवा दो कि ये मेरे कंपटीशन में आ रहा है, इसको उठा दो। अच्छा, वो दुकानदार था, उसके पास तो और भी मेरे जैसे कोई लोग होंगे। उसने वो मुझे कहा जी कि आप फारिग हैं, आपने अपना किराया वापस लें, कल से आपने यहाँ पे काम नहीं करना। अच्छा, उस पर मैं थोड़ा सा वरीड हुआ कि यार ये क्या हुआ है, ये तो मेरी लाइफ का आगाज़ शुरू हुआ है और ये काम शुरू हो गया। खैर, मैं उस पर मायूस नहीं हुआ। एक और दोस्त थे, उनके बड़े भाई की वहाँ पे दुकान थी, मैं उसके पास चला गया कि यार मुझे कुछ स्पेस चाहिए। तो अल्लाह की हर काम में हिकमत होती है, उससे मुझे बेस्ट प्लेस जो है ना उसी प्राइस पे मिल गई। अच्छा, ठीक, मैं वहाँ पे मैंने वो जो है ना अपनी लाइफ का एक नया इंडिपेंडेंस जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इस दौरान में मैं एक चीज़ कोट करता हूँ नदीम, कि मैं उस वक्त जो है ना, आप बिलीव करें कि 100% होपफुल था कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अच्छा, ठीक है। अब वरना अदरवाइज तो होता है ना, बंदा नया काम करते हुए शुरू करते हुए घबराता है कि यार पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, इनकार हो गया और वहाँ से इनकार भी हो गया है, उससे तो और भी मुश्किल ऐसे ही है। तो ये मैं अपने जो है वो आज की यूथ जो है उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब काम स्टार्ट करना है ना, तो अगर आपका अल्लाह के साथ बिलीव मजबूत है और आपको अपने अंदर जो है ना वो एतमाद है, तो बड़ों की दुआएं लेके आप शुरू कर दें तो आपको कभी किसी सूरत में नाकामी नहीं हो सकती। आज मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर वो कौन सा काम अच्छा है, हम कौन सा काम करें। मैं उन्हें कहता हूँ कि काम अच्छा बुरा कोई नहीं होता, हमारी एफ़र्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अगर हम जो है वो 100% एफ़र्ट कर रहे हैं तो फिर हम मस्ट भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर, ये जो एम्ब्रॉयडरी और फर्नीचर दोनों अपोजिट हैं, जी, तो ये जो एम्ब्रॉयडरी से फर्नीचर की तरफ सफ़र था, ये कैसे शुरू? ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेरी लाइफ के अंदर 2-3 चेंज आए कि एम्ब्रॉयडरी जब चल रही थी तो उसमें एक वक्त ऐसा आया, उसी जगह पे मैंने जब इसको स्टार्ट किया, एक भाई को अपने साथ अटैच किया, फिर दूसरे भाई को किया, फिर तीसरे भाई को किया। अच्छा। तीनों भाई मेरे साथ अटैच हो गए। काम की इतनी ज़्यादा हमारे पास उस वक्त रेंज थी कि वो काम फिर भी पूरा नहीं हो रहा था। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने अपने 2 कज़न जो है ना उनको हायर किया, एक को क्वाडे से बुलाया, एक को शाहकोट से, क्या हो यार तुम्हें काम भी सिखाता हूँ और रोज़गार पे भी चलाता हूँ। अच्छा। ये 5 अफराद हो गए और इसी दौरान मैं चूँकि काम करता था, उसके साथ मैं अपनी स्टडी भी मैंने कंटिन्यू की हुई थी। अच्छा। और मज़े की बात इसमें ये कि मैंने कॉलेज के बाद ना एक और जगह पे एडमिशन लिया, वो होम्योपैथिक कॉलेज था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, होम्योपैथिक कॉलेज में मैं जब जाता था वहाँ पे को एजुकेशन थी, वहाँ पे ना वो लड़कियों को भी पता चल गया कि ये मियाँ साहब जो है ना ये कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, इधर ये डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा। और उधर ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। उन्होंने एक दिन प्लान बनाया, मैं बैठा हुआ हूँ और वो ना मैं एम्ब्रॉयडरी कर रहा हूँ तो वो आ गई कि ये डॉक्टर साहब ये हमारा भी ये काम कर दें। अच्छा। तो उस वक्त मुझे याद है कि मेरे दोस्तों ने कहा यार ये छोड़ दो, ये शर्मिंदगी वाला काम है। मैं कहा यार ये शर्मिंदगी नहीं, ये मेहनत में अजमत है। मेरा बिलीव है कि ये तो इससे अल्लाह ने मुझे ये सारा सिस्टम चलाया है कि मैं कॉलेज की फ़ीसें भी देता हूँ, फैमिली को भी सपोर्ट करता हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं इसको जो है ना वो मेरे लिए शर्मिंदगी के बायस नहीं बल्कि फ़ख्र का बायस है। तो कितने साल ये एम्ब्रॉयडरी का काम ये कोई तकरीबन ना मैंने 3 साल किया। अच्छा, 3 साल फिर ये हाँ किया। उसके बाद ये मैंने काम अपने भाइयों के हैंड ओवर कर दिया कि यार ये अब आप करो, चूँकि मेरा ये मानना था कि ये जो है ना ये मजदूरी है। जितनी देर मेरे पास सेहत है, जितनी देर मेरे पास पावर है, मैं कर सकता हूँ। ये इसको मैं आगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता। अच्छा, बिजनेस तो है। हाँ जी। लेकिन ये बिजनेस मेरे लिए अगर मैं नहीं हूँ तो पैसे नहीं कमा सकता। अच्छा, और ये आपको जब सोच आई तो फिर उसके बाद जो हुआ वो? अच्छा, इस दौरान ना मैंने ना वो चूँकि होम्योपैथिक कॉलेज में चल रहा था, वहाँ पे मेरे वो 4 साल का डिप्लोमा भी मुकम्मल हो गया। तो अब मैंने खोलने का भी प्लान था उसको मैं कंसीडर कर रहा था कि मैं क्लिनिक खोलूँ। अच्छा, इसी दौरान ना 2 वाक़यात इसमें बड़े अहम है, कोट करूँगा।
मैंने अपने मेरे एक दोस्त हैं आफ्ताब आलम साहब, मैं उनको उस्ताद भी मानता हूँ, उनसे मशवरा किया कि आफ्ताब भी क्या करना चाहिए। कहने फरियाद यार कुछ जॉब शुरू कर दे। अच्छा, ठीक है। तो एक जगह पे जॉब की ऑफ़र आ गई सिफारिश के ही रेफरेंस से। अच्छा, तो मेरे एक दोस्त आए मेरे पास, मुझे कहते हैं यार फरियाद वो वालिद साहब की नौकरी चली गई है तो बड़ा मसला है फाइनेंस का, यार मुझे जॉब चाहिए। मैं कहा यार सुबह मेरा इंटरव्यू है फ़लाँ जगह पे जाओ, जाके ना वो सूफ़ी शॉप में उस वक्त वो मुझे ऑफ़र थी। मैं कहा यार उधर चले जाओ, मेरी वहाँ पे वो सिफारिश है, उन्हें बता देना आप शुरू कर दोगे। वो आज भी वहाँ पे ही जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैंने उधर भेज दिया। अब फिर मैं अपने उस्ताद के पीछे कि उस्ताद जी कोई जॉब का अरेंज करें यार। अच्छा, ये जो था ना इस दौरान एम्ब्रॉयडरी का चल रहा था, मुझे वो फाइनेंस में सपोर्ट भी कर रहा था, उसको सिर्फ मैं लुक आफ्टर करता था, मैंने करना छोड़ दिया था। एक और दोस्त इसी तरह एक जगह पे और मेरी ना अरेंज हो गया जॉब का, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो दोस्त आ गए कि फरियाद भाई वो मिलर ट्रैक्टर से वाला साहब को जबरी रिटायर कर दिया है, तो फरियाद भाई जॉब के हवाले से ना कोई ज़रूरत है। अच्छा, मैं कहा यार वो ना सुबह फ़लाँ जगह पे फैक्ट्री है, वहाँ पे इंटरव्यू, आप उधर चले जाओ। अच्छा, अच्छा, जब ये वाकया मेरे घर वालों को पता चला ना तो मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ूंगा, सही सरवर साहब अपना भी कुछ कर लो कि तुसी बस जेड़ा आना ना वो oblige करे जाना है। मैंने कहा मैं जब मेरी किस्मत में होगा तो वो देखी जाएगी। मेरा बिलीव था कि अल्लाह आसानी पैदा करेगा। इसी दौरान वो अल्लाह का नेक बंदा उठा, वो मंसूरा से मेरे पास आया कि जी आपको एक जॉब देनी है लाहौर में मार्केटिंग की। अच्छा, मेडिसिन का काम था। अच्छा, उसमें सैलरी बड़ी मुनासिब जो है ना वो मुझे मिलना शुरू हो गई, साथ उन्होंने कुछ इंसेंटिव ऑफ़र कर दिया, और सबसे मज़े की बात कि उन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिल भी दे दी जो मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। अच्छा, ठीक है, मुझे वो भी मिल गई। अब मैंने एक फील्ड से दूसरी फील्ड में कदम रख लिया, पर वो फील्ड जो है ना वो थी मेडिसिन की और जॉब वाली फील्ड, नॉट आ इंडिपेंडेंट। अब मैं उसमें काम करना शुरू हो गया। नदीम उसमें मैंने बड़ी मेहनत की। अच्छा, मैंने उसमें 18 घंटे काम किया। अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे किए और एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, एक ब्रांड जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है, इसके पस मंज़र में जो है ना ये नॉट आ ईज़ी टास्क। इसके लिए फिर मैंने भरपूर मेहनत की उस वक़्त। 18 घंटे, आप बिलीव करें, बच्चे पूछते हैं कि जी 18 घंटे पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं उनको फिर बताता हूँ कि मैं एज ए वहाँ पे जो है ना मैनेजर, सेल्स मैनेजर आया, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं उनका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो जो टूल्स यूज़ होते थे, वो डॉक्टर साहब ने देखा कि ये बच्चा जो है ना एफर्ट करने वाला है, वो वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। तो उन्होंने देखा कि ये एफर्ट करने वाला है, बेटा ये जो है ना केमिकल और हर्ब्स ये आपने बाय करने हैं। अच्छा जी ठीक है, वो शुरू कर दिए। बेटा ये प्रिंटिंग जो है ना ये बड़े तंग करते हैं लोग, प्रिंटिंग प्रेस वाले, ये आपने ऐसे करना है कि गंपत रोड से जो है ना वो कार्ड उठाना है, फलां प्रिंटिंग प्रेस पे देना है। अच्छा, वो प्रिंटिंग वाला जो है ना प्रिंट कर देगा, वहाँ से उठा के बाइंडिंग वाले को देना है। अच्छा, बाइंडिंग हो गई है, अब बेटा इसको बुक करवा दो, फैक्ट्री पहुँच जाए। अच्छा, ये सारी लाइबिलिटी चलना शुरू हो गई। ये फिर कुछ इस तरह से अच्छा, मेरा ये शौक़ था, ये अब लाइबिलिटीज़ चल रही हैं। अब इसमें मैं प्रिंटिंग करवा रहा हूँ तो मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं केमिकल बाय कर रहा हूँ तो मैं लर्न कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि बेटा वो शादरा वाली साइड पे ना वहाँ से वो बोतलें जो है ना वो मिलती हैं, वो लेके आप जो है ना वो भी फैक्ट्री भेजना शुरू कर दो। मेरे लिए लर्निंग थी, मैं खुशी से गया, मैंने वो भी शुरू कर दिया। अच्छा, किस्सा मुख्तर जी कि उनकी कंपनी की 90% परचेजिंग मेरे ज़ुम्मे आ गई। अच्छा, अब काम यहाँ पे भी नहीं रुका। उन्होंने देखा कि ये घोड़ा जो है ना ये हिम्मत वाला है और दौड़ने वाला है, इसको और दौड़ाओ। अच्छा, उन्होंने ये किया कि ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी बुकिंग थी ना वो भी सारी मेरे ज़ुम्मे कर दी। अच्छा, कि जी मियाँ साहब आपने ये करना है कि ये 600 कार्टन आपके दफ्तर में आ गया, अब आपको एक पर्ची आया करेगी, उसके मुताबिक आपने 2 कार्टन रंगियार खां करवाने हैं, 3 कार्टन गिलगत करवाने हैं, 2 कोयटा करवाने हैं, 1 पेशावर करवाना है। इस तरह ना वो डिफरेंट ना कुछ 150 कार्टन बुक करवाना है जी। ठीक है जी, बिल्टी भी आप बिल्टी करवानी है जी। बिल्टी आप क्या होना है कि जनाब एक रेड़ा मंगवाया, उसके ऊपर रेडे वाला हेल्प ये करता था कि वो पकड़ के रखता था, मैं खुद उसको, उन्होंने जो मुझे एक हेल्पर दिया वो भी बाद में उन्होंने फारिग कर दिया कि नहीं यार वो दफ्तर के खर्चे ज़्यादा हैं, ये इसको फारिग कर दो। अच्छा, तो मैंने लोड करवाना और रात को मैं
2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ट्रक अड्डों के ऊपर जो है ना वो बिल्टियाँ करवा रहा होता था। अच्छा। और 3 बजे जाके फारिग होना, सारी बिल्टियाँ कलेक्ट करके फिर मैंने घर चले जाना है, सोना है, सुबह उठना है, 9 बजे फिर ऑफिस आ जाना है। अच्छा। ये थी मेरी हार्ड वर्किंग। फिर कंपनी ने मज़ीद सेविंग करने के लिए किया कि उन्होंने कहा कि बेटा वो सामान ना फैक्ट्री से ख़ुद तैयार करवा लिया करो। भावलपुर में वो फैक्ट्री थी, तो मैं वहाँ पे चला गया। अब वहाँ पे जाके तो मेरी ये कोशिश थी कि मज़ीद इसमें कुछ ना कुछ सीखूं। नदीम, मैंने वो फार्मासिस्ट को कहा यार ये मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे, इसमें आप ये कितना केमिकल डालते हैं, कितना एसिड डालते हैं, सिरप को प्रिजर्व कैसे करते हैं, इसमें ग्लूकोज कितना डालते हैं। उसने पहले तो नहीं मुझे लिफ्ट कराई, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको थोड़ा सा मोहब्बत से, प्यार से कोशिश की, उसने मुझे कन्विंस कर लिया जो असल पावर। और वो कन्विंसिंग का भी था कि मैं उसके घर में चला गया। अच्छा। तो मुझे कुछ फार्मूलों का पता था, मैंने उसके बच्चों को कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दिया जो उसके लिए बड़ा था। अच्छा। ठीक, मैंने वो दे दिया। तो अब दूसरे दिन फैक्ट्री आए तो वो जनाब मियाँ साहब और मियाँ साहब ये देखेंगे इसमें इतना जो है ना वो मैंने मदर टिंचर डाला है, इतना मैंने इसमें ग्लूकोज डाला है, इतनी चीनी डाली है प्रिजर्व करने के लिए, ये केमिकल डाला है। अब इसको जो है ना वो 3 साल तक जो है ना वो सिरप को ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। अच्छा। वो सारा सीख लिया। अच्छा जी, अब वो सिलसिला चल रहा था। इवन इस दौरान मैंने देखा कि जो हमारे ऑनर थे ना उनके घर की ग्रॉसरी तक मेरे ज़ुम्मे आ गई। अच्छा। डॉक्टर साहब कहते बेटा हम सराइकी लोग हैं, शालमी में आते हैं ना तो ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर जाते हैं और हमें प्राइस डबल लगाते हैं, तो आपने हमारे ग्रॉसरी की चीज़ें भी आपने बाय करनी है। अच्छा जी, वो भी बाय करना शुरू कर दी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टेड जो चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारे ऑनर थे ना उनके 3 बेटे थे और अनफॉर्चुनेटली वो तीनों इररिस्पॉन्सिबल थे। तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मेरा फ्यूचर यहाँ पे क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा राइट ज़रूर दूंगा, अपनी एफ़र्ट जारी रखो। तो मैंने उन बच्चों को कोशिश तो की गाइड करने की, बट मैंने देखा कि नहीं ये फैक्ट्री का फ्यूचर नहीं है तो मैं इसमें चल नहीं सकता। नदीम, मैंने ना डॉक्टर साहब को कहा कि मैंने काम नहीं करना। डॉक्टर साहब के लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि यार ये तो हमारे पास एक अच्छा प्लेयर है, ये तो किसी सूरत में मिस नहीं हो सकता। हम बैठे इसी तरह, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, मैं क्या आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? तो मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि कल को मैं कहाँ स्टैंड करूँगा। कि नहीं बेटा नहीं, आप फिक्र ना करो, हम आपको आपका हक देंगे। मैं कहा जी नहीं, मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने अपना काम करना है। अच्छा। और किस बेस पे करना है कि मैंने 100% एक्सपीरियंस लर्न कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था कि अच्छा यार हाँ में कहाँ पे पार्टियाँ बैठी हैं, कोयटा में कहाँ पे बैठी हैं, बूरेवाला में कहाँ पे बैठी हैं। अब इससे पहले तो मुझे एक शहर से बाहर ही निकला, मुझे अंदाज़ा ही नहीं है। नहीं अंदाज़ा। ठीक है, अब वो सारा मैंने एक्सपीरियंस जो है ना वहाँ से सीखा था, एक एक चीज़ सीखी थी। और कुछ जो सैलरी मिलती थी उसमें से सेविंग भी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी माइनर सी थी। बट इसमें जो पैगाम वो ये था कि मैंने इस दौरान अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो मार्केट के अंदर जो है ना वो बड़ी अच्छी बना ली थी। कंपनी का बिहेवियर डिफरेंट था। कंपनी जो है ना वो अपने वेंडर्स को ऑन टाइम पेमेंट नहीं करती थी, बल्कि मुझे अक्सर मेरे ऑनर का कहते थे कि बेटा ऑन टाइम पैसे दे दोगे ना तो ये तुम्हें ऑन टाइम वर्किंग करके नहीं देंगे, ख़राब करेंगे, इनके पैसे नीचे रखा करो। अच्छा। इनको थोड़ा सा अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए जो है ना वो इनको लटकाया करो। अच्छा, मेरी ये आदत नहीं थी। मैं ये करता था कि अच्छा जी वासिफ साहब आपके पैसे, हाँ जी पैसे हैं, ठीक है जी मैं आपको जो है ना वो परसों दे दूँगा, तो मैं परसों दे देता था। अच्छा। नदीम को रिकमेंड किया कि नदीम फ़लाँ दिन आपकी पेमेंट है उसको दे दूँगा, वो दे देता था। अच्छा, इससे ये हुआ कि जब ये मैंने डिसीजन लिया, अब डॉक्टर साहब मुझे किसी सूरत में छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि 7,000 से मुझे कहते बेटा 24,000 रुपया पर मंथ सैलरी, और ये बात है 95 के टर्नओवर की। अच्छा। 95 96 लगा लें, इस दौरान की है मेरा ख्याल। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं कहा बेटा मोटरसाइकिल छोड़ दो, मुझे पता है तुम बड़ा तंग होते हो, तुम्हें एक गाड़ी लेके देता हूँ। अच्छा। काम नहीं छोड़ना मेरा बेटा। मैं कहा डॉक्टर साहब आपसे जेंटलमैन कमिटमेंट है कि जॉब नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो फिर आपके पास आऊँगा, मैंने अपना काम कर रहा है। अच्छा, उनकी एक बड़ी मुझे आज भी स्माइल याद है कि वो स्माइल मेरे दिल में उस वक्त जो है ना वो उतर गई कि उन्होंने सोचा यार ये बच्चा है यार, ये क्या कह रहा है मैं अपना बिजनेस करूँगा। ठीक है, कहते बेटा ये इतना इजी नहीं है, तो आप इसको छोड़ो और आप ना इसको कंटिन्यू करो। अच्छा।
मैं कहा डॉक्टर साहब नहीं करूँगा, माजरत। अच्छा, फिर वो थोड़े से गुस्से में भी आ गए, मैं देखता हूँ तुम कैसे बिज़नेस करते हो। कहा जी अच्छा चले ठीक है। इस दौरान नदीम ये हुआ कि वो उनके पास गाड़ी थी, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, वो भी मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जी ले लें कि नहीं मोटरसाइकिल रखो मैं फिर ले लेता हूँ। उन्होंने गाड़ी पकड़ी, मुझसे पहले घर पहुँच गए। अच्छा, मेरे घर पहुंच के उन्होंने वालिद साहब को आई डोंट नो किस तरह से गाइड किया कि जब मैं घर पहुंचा हूँ ना तो वालिद साहब मुझे कहते हैं कि बेटा डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो ये कहते हैं आपने जॉब छोड़ दी। मैं कहा जी बिल्कुल छोड़ दी। कि वजह? मैं कहा जी कोई वजह नहीं। मैं कहा मैं अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर रहा, मेरा फ्यूचर सेफ़ नहीं है। मैं कहा डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इनकी ज़िंदगी में मुझे कोई इशू नहीं है, बट इनकी ज़िंदगी के बाद जो है ना मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता, तो मैं उस वक्त कहाँ स्टैंड करूँगा, तो मैं नहीं करूँगा, मैं अपना करना चाहता हूँ। वालिद साहब ने थोड़ा सा सख्ती से भी कहा, डांटा भी, मैं नहीं आया उस पर। मैं कहा जी सॉरी, मैंने अपना काम करना है। अच्छा, वालिद साहब ने चूँकि सारी उम्र मजदूरी की थी, उनको आइडिया ही नहीं था कि बिज़नेस क्या होता है, किस तरह होता है। डॉक्टर साहब चले गए। अब वालिद साहब जो है ना अपने वो देसी स्टाइल पे आ गए कि तू अपनी शक्ल देख है बिजनेस में ना ली पुत्र, असी तो गरीब लोग हाँ, मजदूर लोग हाँ, साडा की काम है, ये तो साडा काम ही नहीं, असी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे सिर्फ दुआएं दे दें, मैं कोशिश करूँगा। खैर जी इस बात पे मुझे याद है कि मुझे गालियाँ भी पड़ी। अच्छा पर मैं स्टिल अपने डिसीजन पे कायम था, और उस वक्त भी मेरी वो विल पावर कि मैं कामयाब हो जाऊँगा वो मेरे साथ थी। और मुझे ये यकीन था अपनी मेहनत पे कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेसफुल हूँ। बस इसी तरह ना जी वो डिसीजन लेके तो डॉक्टर साहब वापस चले गए, तो मैंने अपनी एक नई जो है ना फील्ड उसका आगाज़ शुरू कर दिया। अच्छा, अब उसमें मार्केटिंग में जब गया, स्टार्ट में अल्टीमेटली न्यू बिज़नेस था, ज़ीरो रिस्पांस। फर्स्ट टूर मैंने किया लाहौर से सादकाबाद, कोई 8 दिन का। वापस आया तो अल्टीमेटली उस वक्त वो बेडफोर्ड बसें ज़्यादा चलती थी, एसी भी थी बट अफोर्ड नहीं कर रहा था, तो वो बेडफोर्ड में सफ़र किया। जब मैं 8-10 दिन बाद वापस आया तो अब बाल भी बिखरे हुए हैं और कपड़े भी थोड़े से गंदे हुए हैं। तो जब मेरी एंट्री हो रही है घर पे तो सामने वाला साहब खड़े हुए हैं। तो मुझे याद है कि उनका बड़ा नहीं, शक्ल देखो बिजनेसमैन की, ये है बिजनेस। मैंने कहा जी इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा, तो करना मैंने है। अच्छा, दूसरे टूर पे गया, फिर कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था, स्टार्ट था। तीसरे टूर पे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा ऑर्डर वहाँ से जो है ना रहीम यार खान से दिया। अच्छा, उस वक़्त मेरी वो खुशी की इंतहा थी कि मैंने वहाँ से पहला जो है वो आप समझ लें कि एसी बस का सफ़र जो है ना रहीम यार खान टू लाहौर डायरेक्ट किया फिर। अच्छा, और उसको मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि यार बड़ी मज़ेदार बस है। हाँ, ठीक है, यहाँ से ये आगाज़ किया और हार्ड वर्किंग शुरू कर दी। आई रिमेंबर कि वही डॉक्टर साहब पहले कहते थे मार्केट में, वो यार है मेरा मुलाजम सी, फिर वो मुलाजम से चलते चलते यार ये बहुत अच्छा बच्चा है, फिर वहाँ से चलते चलते यार ये मेरा बेटा है। मैंने इतनी हार्ड वर्किंग की मार्केट के अंदर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी की बेस पे, कमिटमेंट की बेस पे और जो है ना वो ऑनेस्टी की बेस पे काम किया। तो उसमें इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुई कि फिर वही कंपनी का ओनर जो है ना वो प्राउड से कहता था कि ये मेरा बेटा है। और ये अगर किसी जगह पे उसको कहीं कोई पेमेंट का इशू होता था ना तो वो कहता था यार वो मेरा बेटा है, उसे बता देना कि डॉक्टर साहब पेमेंट ले गए हैं, नेक्स्ट टाइम तुझे मिलेगी, तो इस वो आपको कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाबी उस फील्ड में हासिल की। अच्छा, उसमें नदीम बहुत अच्छा बिज़नेस था मेडिसन का, रहमान फार्मा के नाम से हमारी कंपनी रन कर रही थी। तो टॉप में जो पाकिस्तान की उस वक्त कंपनियां थी सन 2010 से पहले, 2010 से पहले, उसमें मैं वो जो 1, 2, 3 कंपनियां पाकिस्तान की थी उसमें मैं फॉल कर रहा था। इस लेवल पे मैं बिज़नेस को ले गया था। बट उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं था बहुत ज़्यादा। मेरा इनर जो है ना वो मुझे पुश करता था कि नहीं यार समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें मुझे पता था कि कुछ मेडिसिन जो है उनका मिसयूज़ भी होता है। लेट से तुसिबल सिरप आप देखें ना खांसी का, वो खांसी भी ठीक करता है और उसको लोग नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो पूरी बोतल पी लेना तो वो नशा भी करता है। अब मेरा इनर उस पर सेटिस्फाइड नहीं था। कामयाबी तो बहुत थी और अर्निंग भी बहुत अच्छी थी, मुतमईन नहीं था।
अच्छा। अगर हम देखें तो मैंने जामिया अशरफिया, जामिया नईमिया, जामिया बनोरिया, डिफरेंट जामिया से फतवे लिए हुए थे कि मेरा जो है ना वो फंक्शन वो राइट है, आगे रॉन्ग करने वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं तो नहीं हूँ। बल्कि अक्सर जो है ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये कहता था यार मैं तो एक ना वो उस वक्त वो VCR होता था कि यार मेरा तो फंक्शन VCR का है, इसमें कोई तलावत सुनेगा तो सवाब उसको है, अगर कोई नेगेटिविटी देखेगा तो गुनाह उसको है, मेरा तो इसमें है ही नहीं इशू। पर एक तशनगी इधर रहती थी कि यार ये जो स्टोर वाला है इसको मैं दे रहा हूँ 5000 पीस, इसकी लीगल सेल जो है वो तो है 500 पीस, ये जो अदर पीसीज हैं ये रॉन्ग यूज़ करता है। ये मेरे नॉलेज में भरा था, ये मुझे पता था, मुतमईन नहीं था, इसलिए चलते 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 2008 में मैं हज पे गया। अच्छा। हरम शरीफ में वो मक्की साहब बैठते हैं, वहाँ पे मैंने जो है ना क्वेश्चन लिख के उनको भेज दिया, क्योंकि एक तशनगी थी अंदर कि कहीं है मामला। पाकिस्तान की जामियात से मुझे सब बंदे ने वो सर्टिफिकेट भी दे दिया था कि नहीं जी तुम्हारा फॉल्ट नहीं है और तुम्हारा इशू नहीं है। अच्छा। जब ये क्वेश्चन उनके पास गया मक्की साहब के पास, तो उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो लिखा कि जी वो लाउडली हरम शरीफ के अंदर उन्होंने कहा तुम्हारा रिज़्क मशकूक है। अच्छा। और उसके साथ उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया, वो सामने एक पेंसिल पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा अल्लाह ने लोहे कुरानी में तुम्हारा ये रिज़्क लिख दिया है। ये मेरा आज की उस नौजवान जनरेशन के लिए पैगाम है जो हराम की तरफ जा रही है, जो गलत रास्ते की तरफ जा, उनके लिए ये पैगाम है कि नदीम, उन्होंने मुझे कहा ये अल्लाह ने रिज़्क लिख दिया है, डिपेंड ऑन यू, यू चूज़ अ राइट वे और रॉन्ग वे। एक साइड पे अल्लाह ने इत्मीनान, सुकून और जन्नत रखी है, दूसरी साइड पे जो है ना वो बेसकूनी और जो है ना वो सारा कुछ ही उसमें जो है ना वो तबाही की तरफ है। डिपेंड ऑन यू कि कौन सा रास्ता यूज़ करते हो। तो उस वक़्त फिर मैंने जो है ना वो तहैया किया और अल्लाह से दुआ की अल्लाह मेरा रिज़्क बदल दे। और उसके बाद उधर ही बैठे उन्होंने फरमाया कि हज के दिनों में मैदान अरफात के अंदर मांगी जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। अच्छा। और अगर कोई ये गुमान करे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। अच्छा। मीन के उन्होंने स्टैंप लगा दी कि जी ये जो है ना ये वहाँ पे कबूल होनी है मैदान अरफात में हज के दिनों में। अब 3 दिन बाद हज स्टार्ट हो गया, मैदान अरफात चले गए, तो जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स के लिए दुआ कर रहा था, जहाँ पे अपनी आखिरत के लिए दुआ कर रहा था, उसमें एक दुआ ऐड हो चुकी थी कि या अल्लाह मेरा रिज़्क बदल दे। अच्छा। वहाँ से हज से वापस आया तो उसके साथ मैंने फिर प्रैक्टिकली कोशिशें शुरू कर दी। करते करते अल्लाह ने जब मदद की तो फिर वहाँ से ये फर्नीचर लाइन की साइड पे मैं मूव हो गया। ये थी मेरी एक्चुअल स्टोरी। अच्छा। फर्नीचर की दुनिया में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आया हूँ इस फील्ड में, काम शुरू किया है। तो आई रिमेंबर कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं चाइना गया हूँ तो मुझे ये नहीं पता था कि ये टेबल के ये जो मटेरियल है ये क्या है, इसके अंदर ये जो मेटल की क्वालिटी क्या है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट तवक्कल इतना मजबूत था कि वो मक्की साहब ने फरमाया कि जो रिज़्क अल्लाह ने लिखा है मिलना तो वही है। और इसी दौरान मुझे इत्तफाक हुआ, मैंने जुनैद जमशेद की वो स्टोरी सुनी कि जिसमें उसने वो एफ़र्ट शुरू की तो फिर अल्लाह ने रिज़्क उसको उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा अता किया और उसके साथ सुकून और इत्मीनान भी दे दिया। अच्छा। वो मेरी स्टोरी पूरी मेरे सामने थी। अब डिसीजन लिया, उस काम को मैंने छोड़ दिया। आई रिमेंबर कि 6 महीने जो है ना यहाँ से कोई अर्निंग नहीं आ रही थी, बल्कि इसमें इन्वेस्ट हो रहे थे, कोई लॉस हो रहा था। मुझे बेगम ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या फ़ैसला कर बैठे हैं। हाँ, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे सर्वाइव करेंगे, वो तो खाने से तो खूह खाली हो जाते हैं। हाँ। मैं कहा बात तो ठीक है, मैं कहा यार इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या करें। मैं कहा मुझे ये पता है मैंने कर लेना है, कामयाब मैंने हो जाना है। अच्छा। इसमें सरमाए की ज़रूरत है, तो क्या होना चाहिए। मैं कहा यार घर बेच दीजिए। मेरा जो ज़ाती घर था, इसके अलावा 2 प्लाट थे। मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ अपनी वाइफ को भी कि उसने हमेशा मेरा साथ दिया। अच्छा। बिज़नेस जब मेडिसिन का स्टार्ट किया तो शादी के ठीक 15 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ गई और हमने वो शादी का मेरी साइड से और बेगम की साइड से जितना जेवर था वो सेल कर दिया। अच्छा। और ये बड़ा ही अहम पॉइंट है कि औरत की जेवर बहुत बड़ी कमज़ोरी है।
बट मेरी वाइफ इतनी कोऑपरेटिव थी और उसके साथ मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने इतना साथ दिया कि वो मेरे साथ गई, बेटा आओ सेल करते हैं, सेल करके फ्यूचर बनाओ। अच्छा, ठीक है। ये तो कई सालों तक औरतें नहीं बेचने देती, ये नहीं बेचने देती। हाँ जी, सिर्फ ये ऐसे ही 15 डेज शादी तोड़ने वाली बात। यस यस। और फिर सेल करने जा कौन रहा है कि मदर इन लॉ आ जा रही हैं, और उन्होंने जिस सुनारे से बनाया था ना, हम उस सुनार के पास गए हैं, उसने हमें वो पेमेंट दी, हमने वहाँ से वो मेडिसिन जो बिज़नेस एक्सपेंड हुआ उसके पसे मंज़र में भी इन्वेस्टमेंट थी जी। ठीक है, वो उस वक्त नहीं थी। मेरी स्ट्रगल एफर्ट ये तो थी कि बिज़नेस ग्रो कर रहा था, बट उसमें मुझे जो एक सपोर्ट मिली ना वो ये मिली, उससे बिज़नेस ने बूस्ट किया। मेडिसिन का बिज़नेस इस तरह हो गया। जब फर्नीचर लाइन में आया हूँ तो फिर अब मुझे नज़र आ रहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैंने वो बैठ के घर जब मशवरा किया बेगम ने कहा अच्छा घर बेचना है, नो प्रॉब्लम, कब बेचना है? मैं कहा यार जल्दी बिक जाएगा तो लॉस से निकल आएंगे, क्योंकि उधर तो एक्सपेंस थे, शोरूम का एक्सपेंस है, वेयर हाउस का एक्सपेंस है, लेबर की तनख्वाहें हैं, सारा सिस्टम है। मैंने जी बेच दें। अच्छा, फिर मैंने, अगर वो मेरा घर 1 करोड़ का था तो बिज़नेस के लिए मैंने उसको 65 लाख में सेल कर दिया। अच्छा, ठीक है, कैश 2000। हाँ। मैंने एक प्लॉट लिया था, कुछ 24 मरले का था, उसको मैंने जितने का बाय किया था उससे 50,000 पर मरले के हिसाब से लॉस में बेच दिया। अच्छा, अब कितने दोस्त ऐसे कि मियाँ साहब यार छत ना बेचो यार, बच्चों की छत नहीं बेचनी चाहिए, ये नहीं बनती। अच्छा, बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत पे इतना यकीन था कि ये सारी चीज़ें मैं बना लूँगा इंशाल्लाह। और इसके पस मंज़र में एक वो फिल्म मक्की साहब वाली कि जो किस्मत में मिलना ज़रूर है, वो भी चल रही थी कि यार मिलना है तो फिर क्यों मैं वरीड करूँ। घर सेल कर दिया, रेंट पे चला गया। अच्छा, ठीक है। और इस फर्नीचर इंडस्ट्री का आगाज़ जो है ना वो इस तरह मैंने किया। अच्छा, पर इसमें जब मैं आया हूँ तो वो हैबिट मेरी बिल्ड थी बचपन से कि 18 घंटे भी काम करना है तो मैंने करना है। अच्छा, उस आदत को, उस हार्ड वर्किंग को लेके मैंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं नया इस फील्ड में आया हूँ तो पुराने जो एक्सपीरियंस लोग थे वो मेरा पाँव भी लगने नहीं दे रहे थे किसी जगह पे, तो बड़ा डिफ़िकल्ट था। बट उस वक्त भी मुझे जो एक्सपीरियंस था, या आज के नौजवानों के लिए भी पैगाम है, वो यही है कि हार्ड वर्किंग जो है ना वो आपको हर जगह पे कामयाब कर सकती है। और उसमें जो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रखी वो ये थी कि मार्केटिंग का जो है ना वो एक बड़ी वसी फील्ड है जी। ऐसा नहीं है कि आप एक दुकान बनाएं और बैठ जाएं और सारा तवक्कल करके कि अच्छा अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी मदद करेगा। अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, पर उस वक्त आती है जब आप जदोजहद प्रैक्टिकली करते हो। अब मैंने जब वो अच्छा सामान भी आ गया, अब सेल फिर बूस्ट नहीं हो रही, अब इस पर देख रहा हूँ यार क्या करूँ। आपके पास आपसे रब्ता किया, यार नदीम मेरा को माल सेल करो। हाँ जी, क्रेडिट पे रख दें, हो जाएगा। इधर रब्ता कर रहा हूँ, यार वो माल से सैंपल रखवाएं जी, कर देंगे। मैं कहा नहीं यार, मुझे याद है वाला साहब ने कहा बेटा बिज़नेस करना है तो सुकून के साथ करना है, वरना वो बिज़नेस नहीं होगा। तो मैं अब सुकून के लिए, क्योंकि यही बेसुकूनी तो मेडिसिन में थी ना, जिसको छोड़ के मैं सुकून की तलाश में इधर आया, तो अब मैं इधर फिर वो क्रेडिट के चक्करों में पड़ता, दूसरा तीसरा। मैंने कहा नहीं यार, ये मैंने डिसीजन नहीं लेना। अच्छा, मैंने उस पर ये किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कहा जी मैंने काम कैश पे ही करना है। अच्छा, मार्केट ने माल नहीं लिया। मेरा एक शोरूम है मकलोर रोड पे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो वो कहें जी उधार दे दें, मैंने कहा जी नहीं देना। अब मैंने चूँकि मेहनती था और वो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी मेरे पास था मार्केटिंग का। अब मैंने क्या किया, भाई को पकड़ा, उसको एक गाड़ी दी, उसमें मल्टीवुड जो है इसके हमने जो है ना वो कुछ ब्रोशर रखे, कुछ की चेन बनवाए, कुछ पेंसिल्स बनाई, वे ऑफ मार्केटिंग कि किस तरह अट्रैक्ट करना है। और भाई चूँकि मेरे साथ शुरू से ही था और उसको मैंने ये मार्केट सिखाई हुई थी, मैं कहा यार आपने हर शहर में जाना है, स्पेशली टारगेट जो है ना आपने फर्नीचर की दुकानों को करना है, और उसके साथ आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान नज़र आए, कोई किस्तों की, आपने उसके पास भी चले जाना है। अच्छा, पैसे ख़त्म हो जाएं तो वापस आना है, मटेरियल ख़त्म हो जाए तो फिर आना है, अदरवाइज़ वापस नहीं आना। अच्छा,
अब वो मेरा पहला जो टूर था ड्राइवर और वो भाई ने किया वो 26 डेज़ का था। अच्छा। और आप बिलीव करें कि जब वो निकले हैं ना तो हर शहर से मुझे कॉलें साथ साथ जिस शहर में वो जाते थे अब वहाँ से क्यूरियाँ जनरेट होना शुरू हो गई। लोग माल ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, लोग ये हो गया कि वो पूछना शुरू हो गए ये कुर्सी कितने की है, ये टेबल कितने का है, अच्छा आप कैसे सप्लाई दोगे, वे ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जनरेट होना शुरू हो गई। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह घबराया नहीं था, मार्केटिंग को साथ लेके चला तो आफ्टर 3 मंथ में ब्रेक इवन पे आ गया था। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। और फिर उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग शुरू की। तो इसमें एफ़र्ट इतनी की अल्हम्दुलिल्लाह कि जो 30 साल 40 साल 50 साल पुराने ब्रांड्स हैं ना, फिर मैंने उनको भी टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं, मल्टीवुड ये नाम कैसे सोचा, और ये मल्टीवुड की जो बुनियाद है कि ये इस ब्रांड का नाम जो है वो मल्टीवुड होगा, उसके बाद जो इसकी ब्रांडिंग के लिए कुछ आपने ये स्ट्रैटेजी शेयर की, तो कब फील हुआ कि मल्टीवुड जो है अब वो ब्रांड बन गया है, और क्यों नाम रखा ये? मल्टीवुड जो है ना, ये नाम आप समझ लें कि मुझे जो है वो गिफ्ट ही मिला। अच्छा। ठीक है। मेरे एक दोस्त थे, ये उनका सारा प्लान था, उनका सारा ये सिलसिला था, तो वो नाम जो है ना वो तो मुझे वहाँ से मिला। अच्छा। जब नाम मिल गया और इसमें मैंने स्टार्ट जो है वो मार्केटिंग उस वक़्त के मुताबिक 2012 में आप समझ लें कि यहाँ वैसे हमने इसको टेक ऑफ जो है ना वो 2006 से हमने स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट मैंने इसको 2012-13 में आके किया। अच्छा। तो जब मैंने ये इसको सेटल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें मैंने फिर फील करना शुरू कर दिया कि इसको मज़ीद बेटर किस तरह किया जाए, ब्रांड किस तरह इसको बनाया जाए। क्योंकि मैं ये समझता था कि ये जो है ना, अगर हमने वो मजदूरी करनी है और एक टिपिकल दुकानदार की तरह आए बैठे और अगर कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं तो चले गए, मैं इस पे बिलीव नहीं करता था। मैंने उसमें एफ़र्ट ये करना शुरू कर दी कि मैंने जो लेटेस्ट टूल्स है ना उनको अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो चाहे उस वक़्त व्हाट्सएप था, चाहे उस वक़्त वो फेसबुक था, मैंने उसको साथ साथ जो है ना वो चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि हार्डवर्कर था, अब मार्केट से भी जहाँ से कॉल आती थी फ़ौरन उसका नंबर सेव कर लिया, अब उसको रब्ता शुरू हो गया। इसी तरह जब वो चल रहा था, चलते 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 अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैंने वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट करवाई। और मेरा ये मानना था कि ये जितने भी लेटेस्ट टूल्स हैं इनको लेके चलूँगा तो ये ब्रांड बनेगा। तो मैंने 2017 में वेबसाइट जो है ना वो क्रिएट करवाई, उसके ऊपर एफ़र्ट शुरू कर दी। अब बिज़नेस भी जनरेट होना शुरू हो गया, बट ब्रांड नहीं बन रहा था। अब उसके लिए मैं डिफरेंट दोस्तों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ भी राब्ते में था कि यार ये मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ, पर ये जितनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियाँ ये मुझे सपोर्ट नहीं करती। बच्चे बहुत अच्छे थे, वो अपने टारगेट्स जो है ना वो अचीव करने के लिए उतना काम करते थे। अब मैं ब्रांड बनना चाहता था। अब उसमें ये हुआ नदीम कि मैंने इसी दौरान ना ये जो आपकी आईटी की फील्ड है, इनके दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ वो मैंने बैठना शुरू कर दिया कि यार मैं ब्रांड बनना चाहता हूँ, किस तरह जो है ना वो करूँ। अच्छा, यहाँ पे एक जो है माजरत के साथ कि मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे आज की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियाँ जो हैं वो काम नहीं करती, वो सर्विसेज वो लेवल की प्रोवाइड नहीं करती। मैंने 2017 में भी मंथली जो है ना वो आप समझें कि 1 लाख से इसका स्टार्ट किया था, सिर्फ कंपनी पैकेज, बट उसके अंदर ना वो मुझे शायद 20,000 का काम नहीं करके देते थे। हालांकि होना ये चाहिए, दावे और रिजल्ट हाँ जी वो अपोजिट थे। मैं उन्हें कहता था कि यार आप मुझे काम अगर जो है ना मैं लाख रुपया देता हूँ ना, आप मुझे 10 लाख का काम करके दोगे ना, तो इसमें आपका फ़ायदा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लाख से 10 लाख पे मैं पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही है। ठीक है, बट वो केयरली काम नहीं करते थे, मैं कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। इस दौरान मैंने कोई एक कंपनी के साथ 3 साल काम किया, उस कंपनी ने पैसे तो हर महीने अच्छे बनाए। ठीक है। अच्छा, मुझे बिज़नेस भी, मैं चूँकि कैंपेन रन करता था उस पर मुझे मिल जाता था, बट ब्रांड कहीं नज़र नहीं आ रहा था, मैं कहीं सर्चिंग इंजन में नहीं था। तो मैं ये चलता रहा। फिर कोरोना आया, उसमें मैंने कुछ एफर्ट और शुरू कर दी कि मैंने यूट्यूब के ऊपर एक चैनल क्रिएट किया, टिकटॉक पे किया, और उसके ऊपर मैंने एफर्ट शुरू कर दी। वहाँ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ नॉलेज भी मिला और बिज़नेस भी मिला। अच्छा।
मैंने कोरोना के दिनों में भी जो है वो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, ऑनलाइन को साथ रखा और अपनी एफर्ट को साथ रखा, तो इससे मैंने शुरू कर दिया। अच्छा मियाँ साहब, मैं देख रहा था कि आपका जो है ये मल्टीवुड इस वक्त यूएई में भी है। जी तो ये वहाँ किस तरह पहुँचा और वहाँ इस वक्त क्या इसका स्टेटस है, वहाँ क्या एग्जिस्टेंस है? अच्छा नदीम, उसमें ये इसी तरह ये स्टोरी जब चली ना तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने एक तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा, मेरी बेटी है लाइबा, उसने जब देखा ना कि मेरा वालिद बड़ा वरीड है इस मामले के मैं ब्रांड नहीं बन रहा, तो वैसे तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर का वो जो है ना वो कनेट कॉलेज से जो है ना वो कोर्स कर रही थी। अच्छा। वो 4 साल का जो होता है, तो उसने क्या किया, उसने एक अदारे में एडमिशन लिया, वहाँ से उसने 6 महीने जो है ना वो इसको सीखा, सोशल मीडिया को, एसईओ को, इन चीज़ों को सीख के, तो उसने कहा कि बाबा मैं इसके ऊपर वर्किंग करती हूँ। तो मैं इसका एक क्रेडिट अपनी बेटी को भी देता हूँ कि उसने मेरी सेम पैटर्न पे रात को 2-2 बजे तक बैठ के उसने काम किया, और मल्टीवुड जो है ना वो उसने जो सर्चिंग इंजन में थी नहीं, जो कीवर्ड्स के हिसाब से कहीं भी नज़र नहीं आती थी, जिसके कोई गेस्ट पोस्टिंग नहीं थी, कोई ऑन पेज ऑफ पेज वर्किंग नहीं थी, ठीक है ना, उसको उसने पकड़ के जो है ना वो विद इन 1 ईयर जो है उसने पाकिस्तान के अंदर टॉप 1, 2, 3 ब्रांड्स जो है ना उसके ऊपर हमें जो है ना वो उसने ला के खड़ा कर दिया। आपकी अभी भी जो टीम है, मैं मुख्तलिफ ऑब्ज़र्व करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ख़ास तौर पे, और गूगल बिज़नेस प्रोफाइल को भी, उस पर आप टॉप पे हैं अभी, नंबर 1 में लाहौर में, क्योंकि जहाँ आप बैठे होते हैं वहाँ पे ही आप करते हैं, तो टॉप फर्नीचर इन लाहौर लिखें, कई और सारे कीवर्ड्स पे आप नंबर 1 है। तो जो भी कर रहा है उनको मैं शाबाश देना चाहूँगा, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो सर ये दुबई में शिफ्ट हो गया, दुबई वाला जो वाक़या ना जी जो है वो इंटरनेशनल कैसे बना? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये हुआ कि आज से कोई 3 साल पहले हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उस वक्त जब ये आए गवर्नमेंट में तो इन्होंने इंपोर्ट बैन कर दी। अच्छा, जब इंपोर्ट बैन हुई तो हमारे कुछ कंटेनर जो हैं वो चाइना पोर्ट पे भी थे, कुछ तैयार भी हो रहे थे, चूँकि मैं इंपोर्ट करता था उस वक्त, ट्रेडिंग में हम लोग थे, तो वरीड हो गया कि यार अब इसके ऊपर क्या करें। और मैंने देखा है कि नदीम हमारे पाकिस्तान में बेशुमार उस वक्त बिज़नेस कोलैप्स हो गए, लोग डिसअपॉइंट हुए, लोगों ने एफर्ट नहीं की, बिज़नेस कोलैप्स हो गए क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गई। ठीक है, मैं उस पर भी चूँकि हार्ड वर्कर था, डिसअपॉइंट नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। मैं उठा, यहाँ से मैं दुबई गया हूँ, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन लेके तो वहाँ पे कंपनी जो है ना ओपन की और वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। आई रिमेंबर मेरे कुछ दोस्तों ने कहा यार दुबई इज़ नॉट अ ईजी टास्क, तो बड़ा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे तो बड़े बड़े जो है ना वो सरमायादार गए और फ्लॉप होके आ गए। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैं कि यार मैं पैनिक होकर डिसीजन नहीं ले रहा, मैं अपनी जो सलाहियत है और अल्लाह की मदद है या बुज़ुर्गों की दुआएं हैं ना, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वापस नहीं आऊँगा, वहाँ पे कामयाब होके दिखाऊँगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के अंदर, सिर्फ यूएई के अंदर ही नहीं पूरे गल्फ़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीवुड का जो है वो एक नाम है, और हमारा गल्फ़ के अंदर जो है ना अब माल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ही चाइना के अंदर एक कंपनी बनाई, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से भी वहाँ पे यूएई में मंगवा रहे हैं। और वहाँ पे भी सबसे मज़े की बात ये है, और वो भी नौजवानों के लिए, कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से काम नहीं शुरू किया, हाँ काम को स्मार्ट वर्क ज़रूर किया और उसके साथ हार्ड वर्किंग की, और वो ये किया कि इसको ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया सारा। यूएई के अंदर, चाइना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100% काम जो है वो ऑनलाइन है। अच्छा, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया, अपने पेजेस को स्ट्रॉन्ग किया, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की। मेरे कई दोस्त मुझे फॉलो करते हुए गए हैं यूएई। फ्लॉप होने की रीज़न ये थी कि उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े डिस्प्ले सेंटर बनाए, अपने जो है ना एक्सपेंस टू मच कर लिए, बट ऑनलाइन उनकी जो है ना वो किसी जगह पे प्रेजेंस थी नहीं, वो फ्लॉप हो गए। और मैंने कोई डिस्प्ले सेंटर यूएई के अंदर नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैंने ऑनलाइन किया, और ऑनलाइन करने की वजह से जो है ना वो इस वक्त हम लोग जो है वहाँ पे जो मेन 2, 3, 4 ब्रांड्स हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो सर जब वहाँ पे ऑर्डर आता है तो फिर उनको
आप माल डिलीवर कैसे करते हैं? वहाँ आपने कोई वेयर हाउस रखा है? कहाँ पे किस हमने जो है वो रासल खोर में हमारा वेयर हाउस है, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे रासल खोर, वहाँ पे हमने वेयर हाउस रखा हुआ है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके माल भी उधर भेजते हैं, चाइना से भी उधर मंगवाते हैं, वहाँ से फिर ऑनलाइन हमारी सारी डिलीवरीज जो है ना वो जा रही होती हैं। वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, वहाँ से हम अमेज़ोन, नून, डुबिजल और इसके अलावा और भी जितने टूल्स हैं वहाँ पे लेटेस्ट टूल्स, हम उनको सबको जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। और उसके अगेंस्ट हम बेहतरीन बिजनेस जो है ना वो अर्न कर रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहता हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो दरवाजे हमारे बंद हैं। अमेज़ोन वर्किंग नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर नून वर्किंग नहीं कर रहा, डुबिजल वर्किंग नहीं कर रहा। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना भी चाहते हैं तो पेपाल और अदर जो चीज़ें हैं वो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे सक्सेस के चांस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। नो डाउट कि अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, ठीक है। वो हमने एक सेकंड चॉइस के तौर पे वहाँ पे लिया उस वक्त कि यार कि सेकंड चॉइस जो है ना वो होनी चाहिए। तो उसमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वेयर हाउस से हमारी डिलीवरीज जाती हैं। बड़ा स्मार्ट वर्क है। मेरे एक दोस्त वहाँ पे हैं, मैं उनका वाक़या कोड करता हूँ, आज़म साहब। वो 30 साल से यूएई के अंदर जो है ना वो उस वक़्त के ठेकेदार थे। आज वो थोड़ा साइंटिफिक वर्ड हुआ, वो आर्किटेक्ट के लफ्ज़ में चले गए, बट वो आज भी ठेकेदार हैं। अच्छा। मुझे कहते हैं यार मियाँ साहब एक बात तो बताएं, ये रॉयल फैमिली की गाड़ियाँ जो हैं वो चूँकि 30 साल से हैं, वो जानते हैं कि रॉयल फैमिली का स्पेशल एक नंबर है कि ये आपके वेयर हाउस के बाहर कैसे आती हैं। 30 साल हो गए, मेरे पास कभी नहीं आई। अच्छा। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये जो लोग लेटेस्ट टूल्स यूज़ करते हैं, जो सोशल मीडिया को साथ लेके चलते हैं, जो आईटी को लेके चलते हैं, ये उन लोगों को क्रेडिट जाता है कि वो फिर हर जगह पे नॉक करके जो है ना वो अपना बिजनेस जो है ना वहाँ से निकालते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सर इसी पे आएंगे, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, आप तो समझे कि नब्ज़ पे हाथ होता है कि इस वक्त मुआशी हालात किधर जा रहे हैं, क्योंकि आपने बर वक्त फ़ैसले करने होते हैं। नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। एक पाकिस्तानी को तो नुकसान का बाद में पता लगना, आपको फ़ौरन नुकसान और नफ़े का पता लगना ज़रूरी होता है। हमारा जो नौजवान है, मुख्तलिफ सर्वेज़ आते रहते हैं, कोई कहते हैं जी 80% नौजवान जो है वो यहाँ से जाना चाहता है, कोई 90% के सर्वे आते हैं कि वो इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते, वो बाहर जाके किसी भी किस्म की मजदूरी करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे अगर वो जिस काम को हकीर समझते हैं वो बाहर वो काम करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर अगर उनका एक अच्छा स्टेटस, तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, तो फिर भी जो है वो इतने फेडअप हैं कि वो समझते हैं कि यहाँ पे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो उस लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकेगी। अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो शायद वो स्ट्रगलिंग फेज़ में ही इस दुनिया से चले जाएं। तो उनके लिए आप ये हमें थोड़ा समझाएं कि आपने जब आपके पास पैसा आ गया तब आपके पास भी ऑप्शन थी कि आप अपना सब कुछ यहाँ से पैक करते, उठाते और ले जाते। फिर दूसरी ऑप्शन ये भी थी कि आप बच्चों को कहते कि नहीं यहाँ पे तो जो है वो नहीं, क्योंकि आपको आइडिया है हालात का, तो उनको आप बाहर भेज देते। आपने ये फ़ैसला क्यों नहीं किया, और जो ये यूथ के इस फ़ैसले को आप किस तरह देखते हैं? उसमें 2-3 चीज़ें हैं नदीम। एक चीज़ तो ये है कि यूथ की अगर बात की जाए, ये ज़िम्मेदारी जो है ये हमारे हुक्मरानों की है, ये ज़िम्मेदारी जो है वो इंटरप्रेन्योर की है, ये ज़िम्मेदारी जो है हम जैसे बिजनेसमैनों की है कि हम लोगों ने अपनी यंग यूथ को जो है ना वो अवेयरनेस ही नहीं दी। वरना रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिनको अवेल करते हुए हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक साइड के ऊपर तो जो हमारी एज ए बिजनेसमैन जो अच्छे एसएमईज़ हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, उनकी लायबिलिटी थी कि वो बच्चों को गाइड करें। अनफॉर्चुनेटली हमने गाइड नहीं किया, बल्कि हमने बच्चों को खुद डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया कि नहीं यार यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। हालांकि बाहर जाके हमारे वही बच्चे हार्ड वर्किंग करके अपना लोहा मनवाते हैं, बट पाकिस्तान में नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त अगर मैं देखूँ तो एवरेज जो है ना हमारे पूरे मुल्क के जितने भी अदारे हैं उनका अगर टोटल हम करें तो शायद एवरेज 2 आवर्स पर डे हम काम नहीं करते।
और इससे पहले मैंने ये जानता था, मैं चाइना गया हूँ तो चाइना एक कंपनी थी, उससे मैंने पूछा कि ये 5 साल पहले तुम्हारी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट थी, आज ये पोजीशन 100 टाइम डिफरेंट हो गई है, सक्सेस स्टोरी सुनाओ। अच्छा। तो वो मुझे कहती है, चाइनीज़ लेडीज़ थी, वो मुझे कहती है कि बॉस आफ्टर डिनर वी डिस्कस दिस टॉपिक, क्योंकि बिकॉज दिस टॉपिक इज़ टू लॉन्ग। मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम। हम डिनर पे चले गए, वहाँ पे बैठे, बात हुई, तो मैं कहा स्टोरी सुनाओ अपनी सक्सेस की। वो कहती है मैं अपनी सक्सेस की स्टोरी बाद में सुनाती हूँ, पहले मैं पाकिस्तान की स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था, हाउ यू नो पाकिस्तान स्टोरी? आई नो लिटल बिकॉज आई सर्च इन इंटरनेट। अच्छा। ओके। तो उसने जब वो स्टोरी स्टार्ट की ना, तो यकीन करें कि मुझे भी इससे पहले ये अंदाज़ा नहीं था कि हम जो है वो इतने सुस्त हो चुके हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज जो है एवरी ईयर जो है वो 800 आवर्स काम होता है, सिर्फ 800 घंटे पूरे साल में। अगर उसको आप कैलकुलेट करें तो वो 2 घंटे को 10 मिनट बनता है, वो भी उस सूरत में कि एवरीडे काम करें। हम तो 365 दिनों में भी मेरा ख्याल है कि शायद को जो है ना वो 300 दिन हाँ इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा जी कि वो एवरेज 2 घंटे बनता है। अच्छा। फिर उसने एज़ टू कंपेयर जब चाइना का जिक्र किया या अदर कंट्रीज़ का जिक्र किया, तो उसने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, आप इसको गूगल पे जाके सर्च मारो तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 3000 प्लस आवर्स एवरी ईयर काम करते हैं। अच्छा। कैलकुलेटिवली वो जो है ना 8 आवर्स प्लस बनते हैं। अच्छा। तो उसने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नेशन जो है ना वो ग्रोइंग करे, तुम्हारे बिज़नेस अच्छे हों, तुम्हारे वहाँ पे जो है ना मायूसी की कैफियत ख़त्म हो और एक अच्छी हो पाए, तो उसके पसे मंज़र में जो है ना उसने कहा फिर हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। आप 8 घंटे काम करना शुरू कर दें। और उसमें एक उसने लफ्ज़ ऐड किया, उसने कहा आई नो यू आर मुस्लिम्स, उसने इफ़ यू स्वीयर विद गॉड कि मस्ट बी डू वर्क एवरी डे 8 आवर्स। अच्छा। दैन उसने कहा कि मैं 2 साल तुम्हें लिख के देती हूँ कि तुम्हारी नेशन जो है वो तरक्की करेगी, तुम्हारे बिज़नेस तरक्की करेंगे, तुम्हारे मुल्क की इकॉनमी तरक्की करना शुरू हो जाएगी। कैसा ज़बरदस्त फार्मूला है कि हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। हमारा आज का नौजवान जो है ना वो 6 घंटे 8 घंटे जो है ना मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग पे लगा देता है, बट मेहनत की तरफ वो जाने के लिए तैयार नहीं है। शॉर्टकट वेज वो देख रहा है कि अच्छा जी मेरे पास जो है वो लेमोजीन भी होनी चाहिए, मेरे पास दुनिया की हर वो नेमत होनी चाहिए, बट उसके अगेंस्ट मुझे एफ़र्ट नहीं करनी। हाँ, मुझे अगर करना है तो मैंने 8 घंटे स्क्रॉलिंग करनी है, 8 घंटे मेहनत नहीं करनी। मैं नदीम आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे जो नौजवान हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, मेजॉरिटी हमारी जो नेशन है, यूथ है हमारी, उसका रुझान जो है ना वो हार्ड वर्किंग की तरफ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम से ये आवाज़ आए कि अगर हम लोग जो है वो 8 घंटे एवरी डे काम करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह 2 साल के अंदर हम अपने बिज़नेस, कोई भी है, नेचर ऑफ बिज़नेस इसमें मैटर ही नहीं करती, कोई भी बिज़नेस है वो 2 साल के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि वो इंशाल्लाह कामयाबी की जो है ना वो मंजिलें तय करता हुआ बहुत आगे निकल सकता है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें ज़रूर ये करना है कि हमें हार्ड वर्किंग करनी है, हमें 8 घंटे काम करना है, और जो जो लोग इसके ऊपर अमल पैरा होंगे वो ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी ये जो कैफियत है कि जी हमारा आज का नौजवान बाहर जाना चाहता है, उसकी लाइबिलिटीज़ जो है आज के इंटरप्रेन्योर पे है, आज के एसएमईज़ के ऊपर है कि वो जो है वो नौजवानों को जो है वो मोटिवेट करें, गाइड करें, और उनको जो है वो बिज़नेस के अंदर या जॉब्स के अंदर जो है उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो ज़रूर उनको जो है ना वो गाइड करें। तो फिर इंशाल्लाह यही नौजवान इधर रह के मेहनत करेंगे तो इससे हमारा मुल्क जो है वो भी तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर बहुत वसाइल हैं, बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ा दें। सर, मुझे पाकिस्तान की जो फर्नीचर की इंडस्ट्री है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है ऐसे, और पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। आपके कंपेटिटर्स भी हैं, चाहे छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े हैं या आपके बराबर के हैं। तो आप इस इंडस्ट्री का, आपका तजर्बा, इसको किस तरह समझ पाया? आप बयान करें, मुझे समझाएं कि ये फर्नीचर इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर किस शेप में है, किस सुलिये में है, कौन से कपड़े इसने पहने हुए हैं, और अंदर इसका जो रूप है वो क्या है? अच्छा, पाकिस्तान फर्नीचर इंडस्ट्री जो है ना, ये ज़रूर है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है,
या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको हुकूमत की कोई सरपरस्ती या सपोर्ट नहीं है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई अदारे मौजूद नहीं हैं कि जो ये स्किल हमारी जो यूथ है उसको प्रोवाइड कर सके। और अगर इस इंडस्ट्री को, जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान फर्नीचर जो है दुनिया के अंदर जो है इसकी क्वालिटी को जो है ना वो माना जाता है, इसकी फिनिशिंग को माना जाता है। इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि इसमें मैंने ख़ुद से भी ये कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक एसोसिएशन भी है जिसके प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट सेशन भी करवाते हैं। बट मैं उसमें ये तो ज़रूर गाइड कर देता हूँ अपने फर्नीचर इंडस्ट्रियलिस्ट को कि यार हमें जो लेटेस्ट टूल्स हैं उसको अपग्रेड करते हुए अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। बट इसमें गवर्नमेंट लेवल पे ये चाहिए कि हम लोग जो है वो इसको, और टेप्टा के थ्रू और इस तरह के अदर जो अदारे हैं वो, और उसके साथ साथ सेम एज़ मी हमारी जो फैक्ट्रियां हैं इनके अंदर भी हम इंटर्नीज़ को जो है वो चांस दें, बच्चों को बुलाएं, उनको जो है वो यूनिवर्सिटीज़ वाले वो उसमें जो है ना हमारे साथ ऐड हों, तो हम जो है उनको स्किल्स दें। जब बच्चों के पास स्किल्स आ जाएंगी तो फिर जो है ना ये इंडस्ट्री मज़ीद मजबूत होगी और इसका फ्यूचर जो है वो इससे भी बेटर होगा। और इसमें ये जो हमारे बच्चे आजकल बेरोज़गारी का शिकवा करते हैं कि जी पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, एक्चुअली उन बच्चों को ज़रूरत है स्किल्स देने की। वो चाहे किसी भी सूरत में है, आप उनको स्किल्स देंगे। ये हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अगर कोशिश करें इंटर्नीज़ को अपने पास रखें, उनको सिखाएं, तो ये पाकिस्तान फर्नीचर इंडस्ट्री जो है ये दुनिया के अंदर जो है ना वो अपना एक मकाम और नाम पैदा कर सकती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो सॉलिड वुड हमारे पास अवेलेबल है वो शायद चाइना के पास नहीं है। मैं ये अक्सर देखता हूँ कि वुड के हवाले से हम बड़े ही खुद कफ़ील हैं। ये जो अभी ये जो सरसब्ज़ पाकिस्तान और पौधे लगवाओ, मैं इसका बड़ा हामी इसलिए भी हूँ कि ये वुड जो है ना ये हमारी इंडस्ट्री को भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम लोग जो हैं वो इसके अंदर जो है बच्चों को स्किल्स ज़रूर दें। और इसमें जो फर्नीचर के दोस्त हमारे काम कर रहे हैं उनको मैं अक्सर अपने डिफरेंट प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि यार खुदारा लेटेस्ट टूल्स को ज़रूर अप्लाई करें। वो जो देसी फार्मूले हैं उनको छोड़ें। हमारा जो एक कारपेंटर आज से 10 साल पहले जो है वो एक बेड बनाता था या वो 2 कुर्सियां बनाता था, उसको हमने इतना मॉडर्नाइज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। इटली से, फ्रांस से, चाइना से, डिफरेंट जगह से हमने मशीनरी मंगवा के वही काम जो है एक बेड वाला वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी ये है कि हम वो 20-20 बेड जो है ना वो एक दिन में बना देते हैं। अच्छा, उसको मॉडर्नाइज़ किया। तो यही फर्नीचर इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए भी मैसेज है कि यार खुदारा उसी अपनी चीज़ पे हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए जो जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनको हमें अप्लाई करना है। मैं चाइना अक्सर जाता हूँ, तो अब चाइनीज़ सप्लायर जो है ना वो मुझे कहते हैं कि बॉस तू परचेजिंग करने कम आता है, तू सर्चिंग करने ज़्यादा आता है। अच्छा। क्योंकि मैं उनकी उन चीज़ों को देख रहा होता हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ कि इसको मैंने पाकिस्तान में कैसे बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ये जो इंडस्ट्रियल एरिया गजूमता वहाँ पे फैक्ट्री स्टार्ट की। मेरा बेटा अभी जस्ट वो एजुकेशन में ही है, 19 ईयर एज है। अच्छा। तो उसने उस फैक्ट्री को टेक ऑफ किया। अच्छा। तो मेरा ये मिशन है इंशाल्लाह कि सन 2025 के अंदर जो है 1000 प्लस लोगों को वहाँ पे रोज़गार की जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एवरीडे हमें मिल भी रहा है कि हम बिज़नेस को मैन्युफैक्चरिंग में इतना चला रहे हैं कि टारगेट ये है कि इंशाल्लाह 2025 में 1000 प्लस जो है हमारे पास बच्चे जो हैं वो रोज़गार हासिल करेंगे। उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी इंडस्ट्री के लिए भी पैगाम है कि वो इसमें कोशिश करें और कोशिश करके जो है वो लोगों के लिए रोज़गार का सबब भी बनाएं और अपने बिज़नेस जो है उनको भी स्मूथ करें। ये आपने अभी पाकिस्तान में जो स्किल्स की कमी का ज़िक्र किया है और हमें मसला ये दरपेश भी है कि हमारे जो स्किल्ड लेबर नहीं है और ख़ास तौर पे अब देखें कारपेंटर जो है वो तरखान का बेटा तरखान जो है वो वाला तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। वो सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ, अलबत्ता ये जो बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जो काम करने वाला एक शख्स है मियाँ साहब, हम उसे कमी कह देते हैं
हैं, हम उसे छोटा कह देते हैं। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत ऐसे लोगों की है जिनके पास स्किल है, एक ख़ास काम करते हैं। इस वजह से ऐसे शोबों में लोग आना कम हो गए। आप को भी इंडस्ट्री में स्किल लेबर की जो है वो बड़ी शॉर्टेज होती होगी, कारपेंटर ढूंढने में और स्किल्ड कारपेंटर ढूंढने में, और जो खुद भी क्रिएटिव हो वो तो मेरे ख्याल में नहीं मिलता होगा, आपको तो पता है नहीं मिलता होगा। तो ये अब इसके लिए हम नौजवानों का कैसे रुझान के वो इसमें करियर बना सकते हैं, इसमें उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर वो अपना दिमाग खोल के 10 साल भी अगर कोई काम इस इंडस्ट्री को दे देता है तो उसका फ्यूचर जो है यहाँ पर सिक्योर है। कैसे समझाएंगे हम? वो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं बनना चाहते। अच्छा, उसमें सिर्फ ये है कि ये लाइबिलिटी और ये जिम्मेदारी जो है ना, हाँ जी, ये जिम्मेदारी हमारी इंडस्ट्री की है जी, कि हम लोग जो है वो नौजवानों को मोटिवेट करें कि जी आप ये स्किल हासिल करेंगे तो आप एज़ टू कंपेयर एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, एक डॉक्टर जो है उससे बेस्ट और बेहतरीन जो है ना वो रिज़्क आप इससे अर्न कर सकते हैं, और आप अपनी ये जो स्किल्स हैं इनको वर्ल्ड वाइड जो है ना वो आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ ये है कि हमारी इंडस्ट्री की भी ये लाइबिलिटी है, ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जो है वो चूँकि ये जो कारपेंट्री सेक्शन आपने बात की है इसके अंदर जो है वो हमारा कारपेंटर अपना इल्म, अपने हुनर, अपनी चीज़ें साथ लेके ही मर जाता है। बट हमने इसको थोड़ा डिफरेंट ये किया है कि हमने इंटर्नीज को साथ अटैच करना शुरू कर दिया कि यार आप इससे लर्न करो, सीखो, सीख के जो है ना इसको मज़ीद एक्सपेंड करो, इंडिपेंडेंट करना है या जिस तरह भी करना है उसको सीखोगे तो करोगे। तो सीखने के लिए अगर नौजवान हार्ड वर्किंग शुरू कर दें, और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहता हूं कि किसी भी फील्ड में इंटर्नीज जो हैं इंटरेस्टेड हैं कि जी हम ये सीखना चाहते हैं, वो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारे पास चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हमारे राब्ते में भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि यार आप इनको जो है ना वो ट्रेनिंग दें, और वो भी देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे नौजवान जितनी एफर्ट्स बाहर जाके करते हैं अगर उससे 50% भी यहाँ पे करनी शुरू कर दें ना तो वो कामयाब हो जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जब तक थे एक दिन भी एक जगह जॉब नहीं की और सारा दिन फ्री पड़े रहते थे, और अब वो यूके होते हैं और माशाल्लाह से 16 घंटे साइकिल चला रहे हैं। तो अब हम उनका अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि अब वहाँ जाके मेहनत करना क्यों। उनका वहाँ पे पाकिस्तान में मेरा रिस्क का मामला चल जाता था, 2 वक्त की रोटी का मामला था, किराया घर से आ जाता था, तीसरी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे तो मैं भूखा मर जाऊँगा, तो इसलिए भी यहाँ पे लोग जो है ना वो काम नहीं करते। अच्छा सर, ये बताएं कि फर्नीचर इंडस्ट्री जो है अगर हम इसकी बात करें, जो नया आने वाला नौजवान है, पाकिस्तान के अंदर 25-26 करोड़ की आबादी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिज़नेस में इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है वो मीट नहीं कर पा रहे। मुझे रिसर्च में पता लगा कि कई जगहों पे कई महीने का ऑर्डर जो है वो कहते हैं कि इतने महीने बाद मिलेगा। तो ये जो फिर तो बहुत अपॉर्चुनिटी है नौजवानों के लिए। तो फर्नीचर के बिज़नेस में आने के लिए इस बिज़नेस में कोई ऐसा मॉडल, ऐसा हमें तरीका बताएं कि जो नौजवान आए वो इस बिज़नेस को कैसे अब करें मौजूदा हालात में। एक ही फार्मूला जी, वो है हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट और होनेस्टी। अगर इस पे कोई भी नौजवान अमल करते हुए सिर्फ फर्नीचर इंडस्ट्री में नहीं बल्कि किसी भी इंडस्ट्री में जाएगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम बड़ों ने जिनकी ये जिम्मेदारी थी उन्होंने ये पूरी नहीं की कि कमिटमेंट को कैसे पूरा करना है, हार्ड वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है, और होनेस्टी कैसे रखनी है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि 2 ऑर्डर तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के और तीसरे ऑर्डर में ना हम एज बेंडिंग जो है ना इसकी भी केयर नहीं करते और वो हम डैमेज जो है ना उसको आगे चला देते हैं। इससे जो है ना वो बिज़नेस सफ़र करता है। अगर 3 चीज़ें कामयाबी की जो है ना वो बेहतरीन राज है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया की हर वो नेमत मेरे पास मौजूद है जिसकी मैं ख्वाहिश करता हूँ।
और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाया तो उसके अगेंस्ट अल्लाह ने जो है वो बड़ी ही फर्मा बरदार औलाद जो है ना वो अता की, और वो जो है इस अमल पे पैरा हुए कि वो मेरे लिए बड़ी राहत का असबाब बने। तो नौजवान जो हैं उनके लिए भी यही है कि उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि जी कमिटमेंट क्या होती है। हम चाइना में जाते हैं तो अगर किसी कंपनी से हमारी कमिटमेंट है कि जी हमने 8 AM पे जो है ना हमारी मीटिंग है, तो वो 7:59 पे आपके साथ मीटिंग के लिए रेडी होंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो है ना वो बड़े बड़े ओहदों पे जो फाइज है ना वो भी इस चीज़ की केयर नहीं करते। वो टाइम देते हैं कि जी हम जो है ना वो 10 PM पे जो है ना वो आपके पास होंगे, तो वो 12 PM तक उनके असरात भी मुरतब नहीं होते। बल्कि मैंने एक ट्रेनिंग सेशन था PC में वो अटेंड किया, तो वहाँ पे वो जो ट्रेनर था उसने कहा जी कि मैं ये समझ रहा हूँ, वहाँ पे अब लोग लेट आ रहे थे, 10 मिनट लेट है, वो 15 मिनट लेट है। तो उन्होंने कहा यार मैंने तो सुना था कि मुसलमानों के अंदर जो है ना ये वादे का बड़ा पासदारी है, कमिटमेंट के बड़े पक्के होते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे तो यहाँ पे कोई मुसलमान ही नहीं नज़र आया। फिर उसने दूसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन रखा, उसने कहा यार मैंने सुना है कि सफाई निसफ़ ईमान है, मुसलमान ये कहते हैं। उसने कहा जी मुझे बदकिस्मती से ये भी ईमान वाला हिस्सा नज़र नहीं आया कहीं। ठीक है, ये हमें एजुकेट करना है, अपने नौजवान को गाइड करना है कि यार कामयाब किस तरह होना है। हमारे एक साफ़ी कल परसों कनाडा से आए हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ था इसी पे ही आपको, उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए सफाई निसफ़ ईमान है, गोरे के लिए मुकम्मल ईमान है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें बस चीज़ ये है जी कि जो जिस अदारे की ज़िम्मेदारी है, और जो बाकी जो हमारे लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो इंटरप्रेन्योर हैं, सिखाने वाले हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, अगर वो हम पूरी करनी शुरू कर दें तो हमारा आज का नौजवान जो है वो ज़रूर यहाँ पे रह के भी मेहनत करेगा। जब उसको पोटेंशियल नज़र आएगा, जब उसको ये नज़र आएगा कि नहीं यार यहाँ पे भी है, वो अगर 2-3 चीज़ों पे अमल करेगा तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे रह के भी उसको वो कामयाब हो सकता है। सर आखिर में ये बताएं कि आपका एक प्रोजेक्ट है डिजिटल सोल, तो वो क्या है, और उसमें हमारी ऑडियंस में से भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी उसमें अवेलेबल है? तो इसको मैं इस एंगल से देखता हूँ कि ये मैंने अल्लाह के साथ जो है ना वो ट्रेडिंग शुरू कर दी। अच्छा। जब अल्लाह ने सारी नेमतें अता कर दी और जो ख्वाहिशें थी वो भी पूरी हो गई, और जो दुनियावी नेमतें बज़ाहिर नज़र आती हैं वो सारी पूरी होना शुरू हो गई, तो फिर जो है ना वो मैंने अल्लाह से वादा किया और ये कोशिश शुरू कर दी कि अब जो है ना वो ट्रेडिंग अल्लाह के साथ कर रही हैं। अच्छा। और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, और जो लोग डिज़र्विंग हैं उनको हमने स्किल्स देनी है। डिजिटल सोल में हम ये करते हैं कि किसी बच्चे से कोई पैसे नहीं फ़ीस चार्ज करते, और फिज़िकली बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग भी ऐसी है कि जो 9 to 5 है कि सुबह बच्चा आएगा 5 बजे तक, उसमें 1 घंटे का रेस्ट है, 5 बजे तक वो अपनी एफ़र्ट करेगा, और एफ़र्ट जो है वो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर करेगा। तो उसमें हम कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, और लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे जो है वो बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके साथ सीनियर्स जो हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं उन सीनियर्स जो हैं वो उनको ट्रेन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 200 प्लस जो है बच्चे वो ऑन जॉब हैं जिन्होंने हमारे पास सीखा और सीख के जो है ना वो जॉब की। तो मैं इसमें समझता हूँ कि हम लोगों ने ये कोशिश की अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने की, तो उसमें अल्लाह ने हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा की हैं, और अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है कि हम जो है वो लोगों को, ये जो बच्चे बेरा रवि का शिकार हैं, ये जो वो व्हीलिंग कर रहे होते हैं या मंशियात में जा रहे हैं, तो हम उनको जो है वो स्किल्स दे रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे रिज़्क़ अता किया हुआ है उसमें से जो डिज़र्विंग बच्चे जो ट्रैवल अलाउंस बियर नहीं कर सकते, वो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बताना चाहता हूँ कि मैं उनको ट्रैवल अलाउंस भी पे करता हूँ कि जी आप आएँ सीखें। और जो बच्चे मेहनत से शौक़ से सीखते हैं वो आफ्टर 2-3 मंथ तो मैं उनको ख़ुद से पैसे देना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो काम करना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन्हें ज़रूर गाइड करते हैं कि बेटा आप जो है ना वो फाइवर पे अपनी सर्विसेज दो, फेसबुक पे अपने अकाउंट्स बनाओ, और अपने इन चीज़ों को जो है ना वो इंटरनेशनली भी चलाओ।
तो डिजिटल सोल हमने खिदमत खलक के हवाले से जो है ना ये अदारा कायम किया है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, ये जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं। और इसमें आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जी कोई डिज़र्विंग पर्सन किसी भी जगह से हो वो हमारे साथ रब्ता करे, हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उसको बरसरे रोज़गार कर दें, उसको फ़िज़िकली ट्रेनिंग दे के उसको जो है वो अपने रोज़गार पे खड़ा कर दें। सर, इट वाज प्लेयर टॉकिंग टू यू। जैसा आपके बारे में सुना था, जैसा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी आपके देखे थे, तो बड़ी फ्रूटफुल जो है वो एक डिस्कशन हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच आपका वक्त देने का। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया नदीम, थैंक यू सो Thank you, मच। sir.